कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा जी। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार। रामेश्वर जी, आप अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर आपके बयानों की जो धार है वो पूरे देश में सुनाई देती है। कभी कभी लगता है कि इस तरह का बयान आप जानबूझकर देते हैं, आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है इसलिए आप इस तरह की बात बोलते हैं? नहीं आशुतोष जी, ऐसा नहीं है। वक्त की जरूरत होती है और समय परिस्थिति के अनुसार जो घटना घटित होती है उस पर हमको अपना बयान देना होता है। हम कोई जनरल बयान क्यों देंगे? कभी कोई घटना घटित हुई, कोई अन्याय अपराध हुआ तो उस अपराध के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। आप अपराध के खिलाफ बहुत मुस्कुरा के और शालीनता से बात करो और अपराधियों को क्या कहो कि बिरयानी खाओ, क्या कहो? तो अपराधियों को अगर कुछ चलना है तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो बदतमीजी आपने बेटी के साथ की है ये ठीक नहीं है। कानून का डंडा जब आप पर चलेगा और जब कानून का शिकंजा होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जब कानून का दायरा लेकर आपके द्वार पर आएगा तो बिल्डिंग भी तहस नहस की जाएगी और आपके घुटने भी तोड़े जाएंगे और आपको ये दिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह का अपराध आपकी 3 पीढ़ियां ना कर सके। ये जरूरी है। राजनीति में कहा जाता है कि भाई जो जननेता होता है वो पूरे सबका होता है, उसमें समाज के सभी तबके आते हैं। सबका ही तो हूं मैं। आपके बयान लेकिन एक मजहब विशेष पे, मजहब विशेष पे नहीं, अपराध विशेष पर है। अपराधी कौन? जो अपराधी है, जिसको पनाह दे रहे हैं, जो अपराधी का संरक्षण कर रहे हैं, जो अपराधी को बिरयानी खिला रहे हैं। अब वो अपराधी अगर मजहब के दायरे में आ रहा है और मजहब उसको बाना पहरा रहा है तो ये मेरा काम तो नहीं है, इसमें मैं तो दोषी नहीं हूं। मैं तो अपराधी के खिलाफ बोल रहा हूं ना, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा हूं ना, मैं बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बोल रहा हूं। तो उसमें क्या बात है? अगर वो किसी मजहब का ताना वाना पहनकर घूम रहे हैं और राजनेता नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं और बिरयानी खिला रहे हैं तो ये उन नेताओं का अपराध है, मेरा अपराध तो नहीं है। मैं तो उनके नाम लेके बात कर रहा हूं ना। अगर वो अपराधी है तो उनको सजा मिलेगी और सजा दी जाएगी। सरकार ये सजा देगी, शिवराज जी की सरकार ये सजा देगी, मोदी जी की सरकार ये सजा देगी। ये थोड़ी बेटी को छेड़खानी करो, बिल्डिंग पर तान कर घूमो, राम जन्मभूमि का जुलूस निकले और राम जी की शोभा यात्रा निकले जन्म जयंती की और आप उस पर चल समारोह पर पथराव करो तो आपको क्या मिठाई खिलाई जाएगी? पथराव करने वालों के हाथ पैर ठीक किए जाएंगे। जिस छत से पत्थर गया है वो छत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो छत तोड़ी जाएगी। अब तो कहते हैं फादर और चादर से बच के रहें। नहीं, ये परिस्थितियां हैं। हिंदुस्तान क्या चाहता है? आप अपने मजहब में पैदा हुए, आप अपने मजहब का ध्यान रखिए, आप अपनी पूजा पद्धति प्रार्थना करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, अपनी मां का सम्मान करिए। जिस मां ने आपको कूख से पैदा किया है, जिस पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, और जिस धर्म में आप बड़े और पढ़े हुए हो उस धर्म की रीति मर्यादाओं के तहत देश और समाज की सेवा करिए। अभी हाल ही में आपने हथियार रखने का भी समर्थन किया है। मैंने कहा भारत का संविधान हथियार रखने की पात्रता रखता है। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुंडे बदमाश बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हथियार आत्म सुरक्षा के लिए नागरिक रख सकता है, लेकिन वो किसी को सताएगा और हथियार रखेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान में जो अधिकार है वो है। रमेश जी, आपको लगता है कि हमारे देश में इस समय हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा बातचीत हो रही है? नहीं, इस देश में कुछ नेताओं जिनकी राजनीतिक कुर्सियां खतरे में हैं वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। भारत की सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का अगर प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो वो हिंदू को भी मिलता है, वो मुसलमान को भी मिलता है, वो सबको मिलता है। जो हिंदुस्तान में उस मकान का हकदार है उस सबको मकान दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी की यहां से गरीबी रेखा का अगर अनाज आता है तो वो सबके लिए आता है। अगर शिवराज जी की कन्यादान स्कीम है तो वो निकाह वाली बेटी को भी दिया जाता है और विवाह करने वाली बेटी को भी दिया जाता है। तो वो सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास इसमें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो गया तो हिंदुओं की भापबाई हो गई और मुसलमानों को नीचा देखना पड़ा, इसलिए मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ये अपराध है। आतंकवादियों का नेस्त नाबूद हो गया, कश्मीर से 370 हटा दी गई, इसका मतलब मुसलमानों के मंसूबे तोड़ दिए, मोदी जी के खिलाफ हो जाओ। तो ये जो समर्थन करने वाले हैं आतंकवाद का, उनके मंसूबे जब टूटते हैं तो वो इस तरह की बकवास करते हैं। क्योंकि भारत की सरकार देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
लेकिन अपराध किसी भी समाज में पनपने नहीं देगी। अगर बेटी के साथ 3 तलाक 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 कह दिया जाता था, तो इस बेटी को अगर सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो मुस्लिम बेटी थी। लेकिन मोदी जी ने यह सोच कर दिया ना कि हिंदुस्तान में चाहे गीता की कूख से जन्मे, चाहे रूबिया की कूख से जन्मे, अगर वो बेटी जन्मी है तो वो भारत की बेटी है, उसका सम्मान होना जरूरी है, लाजमी है। वोट के कारण नहीं, सम्मान के कारण। हमने 3 तलाक जैसा कानून बनाया ना, तो उसमें क्या सोचना है, क्या बुरा है? अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम करने में भी कई लोगों का पेट का पानी हिलता है, तो ये उनका अपराध है, इसमें हमारा तो नहीं है। रामेश्वर जी, पिछली बार जब आपसे हमारी चर्चा हुई थी उस समय होशंगाबाद के नाम को लेकर भी आपने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी, नर्मदापुरम उसका नाम किया गया था और वो आगे जाके नाम नर्मदापुरम। अच्छा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, भारत सरकार ने इसका आदेश दिया, तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद देंगे। होशंगा कौन लुटेरा था भाई? वो आया, उसने वहां पर कब्जा किया, मठ और मंदिर तोड़े, एक अच्छा विकसित शहर था, प्राचीन शहर था, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था, वो शहर को तोड़ा। आगे चल के वही होशंगा आया, भोजपुर का शिवालय तोड़ा। तो लुटेरे का नाम तो नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके जो विरोधी उनका कहना है कि भाई नाम में क्या रखा है, क्यों? नाम की राजनीति कर। तुम अपने बाप का नाम एक बार रख के दिखा दो। अगर आपने नाम में नहीं रखा तो मैंने उनसे कहा ना कि तुम अपने बेटे का नाम रख दो, जिन्ना रख लो किसी के बेटे का नाम में कुछ नहीं है तो पता चल जाएगा। जिन लोगों को लगता है राहुल गांधी का नाम जिन्ना रख के घुमा दो, देश पता चल जाएगा, देश बता देगा कि नाम में क्या रखा है। नाम में भी दम होता है, पर लुटेरे का नाम नहीं चलेगा ना सर। जिसने मंदिर तोड़ा और हम उसके नाम से ताबीज पहने, हम अपने आइडेंटिटी कार्ड में होशंगाबाद लिखे, नहीं चलेगा। नर्मदापुरम है, मां नर्मदा कलकल छलछल बहती है, पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दानी है। आज मध्य प्रदेश के 200 से 250 शहर उसका पानी पीकर जिंदा रह रहे हैं। कई खेत तालाब उसके पानी से हरिया रहे हैं, कई जगह से गेहूं फसलें चावल आ रहा है, उसी के कारण आ रहा है, मां नर्मदा के कारण। और मां नर्मदा के कारण आ रहा है, तो नर्मदापुरम में परेशानी क्या है? नर्मदा से एलर्जी है क्या? मां नर्मदा से एलर्जी है। होशंग साहब तुम्हारे पुरखे हो गए और मां नर्मदा, फिर काहे के लिए नर्मदे हर करके घूम रहे हो? मतलब वोट के खातिर नर्मदा हर्द, होशंग साहब का नाम हटाया और नर्मदा रखा तो मुसलमानों का अपमान। अरे वाह वाह चाटुकारो, वाह, ऐसी पॉलिटिक्स चलेगी क्या? नहीं, ये इसका हम विरोध करते हैं। और इसलिए जरूरत थी, और वो जरूरत को पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने, वो जरूरत को पूरा किया शिवराज सिंह चौहान जी ने। और वहां के नागरिकों की ये मांग थी कि वहां नर्मदापुरम शहर का प्राचीन नाम है किया जाए, और वो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने किया, हम उनको बधाई देते हैं। अब हबीबगंज कौन, पता है हबीबगंज कौन है? आप जानते हैं, आपसे मुलाकात हुई, आप तो 30-35 साल से भोपाल में। हबीब मियाँ से मिले आप? कौन है? उनके बाप दादों से मिले? किसी को पता है कौन है हबीब? जब नाम पता नहीं, कौन था क्या था। रानी कमलापति, तो उस समय कहा जाता था रानियों में ताल भोपाल का रानी कमलापति, बाकी सब ये कहानी चलती थी। तो कमलापति रानी का इतिहास है, उसके बेटों ने शहादत दी है, मुगलों ने उसके साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात करके बेटे को जो लाल घाटी कहा जाता है, वो लाल घाटी नवल साय के खून से जो रंगी हुई जमीन थी उसे लाल घाटी कहा गया। और यही गौड़ राजाओं का इतिहास है, जो आदिवासी राजा थे, इनके इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है। और मोदी जी ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया, पूरे देश ने स्वागत किया, इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल, लेकिन आप जब प्रोटेम स्पीकर थे, आप उत्तर प्रदेश भी गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आपने मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या और अब कृष्ण जन्मभूमि, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे कहा इतिहास को भी खंगालने की जरूरत है? देखिए, ये जो धार्मिक आस्था है, केंद्र है, आज आप समझिए 1 जनवरी को उज्जैन के महाकाल पर 5 लाख लोग गए। किसी ने निमंत्रण कार्ड दिया था कि आओ बाबा विश्वनाथ ने तुम्हें बुलाया? क्यों गए? 5 लाख लोगों की आस्था थी ना। अगर 5 लाख लोग बाबा महाकाल के द्वार पर माथा टेकने जाते हैं, छिपरा के जल से नहाते हैं, और वो 5 लाख लोग वहां महाकाल लोक का दर्शन करते हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा ही तो किया, कौन सा बुरा कर दिया? शिवराज जी ने महाकाल लोक बनाकर कोई बुरा तो नहीं कर दिया। अब कांग्रेसियों से बसिए, ताजुल मस्जिद में खूब घूमो, कोई आपत्ति नहीं, पर महाकाल लोक में तुम 3 दिन क्यों लगा रहे हो? क्या जरूरत है उज्जैन में तुम्हें जाने की? अरे बाबा, उज्जैन नहीं जाओगे, कालों का काल है महाकाल, उसके द्वार पर नहीं जाओगे। अब झकमरा के जाना पड़ा ना, जिनके 10 जनपद में एक सत्यनारायण की कथा नहीं हुई। सोनिया गांधी जी आई हैं उस दिन से आज दिनांक तक, उनको भी, फिरोज खान के नाती साहब को भी
महाकाल के द्वार पर साष्टांग होना पड़ा ना, यही हिंदुत्व है। फिरोज खान के नाती साहब, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं मैं, हाँ मतलब वही है जो भी है, मतलब फिरोज खान का नाती तो है ना, नहीं है क्या है नाती है, उन्हीं राजीव गांधी जी के बेटे ही तो है ना। आपके तेज तर्रार जो अंदाज है, निश्चित तौर पे आपके विरोधी जो हैं इसका तोड़ ढूंढ पाने में बहुत मुश्किल होती होगी। मैं विकास की तरफ भी आगे बढ़ता हूँ, हिंदुत्व और विकास, इस पर आप क्या कहेंगे? एक ही है ना भाई, हमारा धर्म ही विकसित है। आप देखिए ना, हिंदुत्व और विकास, राम गए पिता की आज्ञा से वनवास गए, जंगलों में रहे, पहली भेंट किससे हुई तो केवट से हुई, केवट को गले लगा लिया, राजा बना दिया, खुद तो राज में नहीं थे, केवट राज बन गए। आगे चल के ऋषियों के जाने, ऋषियों के आश्रम सजने लगे, माता बिलरी के जूठे बेर खा लिए, गिद्ध को गोदी में रख लिया, जिस गिद्ध पक्षी के नाम पर आज भी कोई उससे हाथ लगाने में वो मानता है कि कैसे उसको हाथ लगाया, और उसने राजा राम जी ने उनको गोदी में रख लिया। तो यही तो मेरे भगवान ने कहा है, कोई उपेक्षित नहीं है उनकी नजरों में, वो सब में सब कुछ ढूंढते हैं, और इसलिए सबका डेवलप है। हिंदुत्व यही तो विकास है, और इसलिए जहां जहां हिंदुत्व का है वो विकास का एजेंडा है। हम जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े वहां सड़क हमें बनाना जरूरी था, हमने 6 लाइन सड़क बनाई, क्या परेशानी। कुलार जैसी 5 लाख की आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही थी, राजधानी उसके बीच ही बीच छाती चीरते हुए कुलार से पाइपलाइन आ गया, और पूरे कुलार क्षेत्र का पाइपलाइन से नाम जुड़ गया, वो पीने को एक बूंद पानी नहीं मिला, तो हमें फिर उनको पानी तो देना पड़ेगा ना। तो मैंने विधायक बना तो वादा किया था कि आपको पीने का पानी दूंगा, तो मैंने उनको कैरबा से पानी दिया। सीवेज लाइन नहीं थी, जगह जगह मलमूत्र बह रहा था, सुअर द्वार द्वार पर कुंडी खटखटा रहे थे, तो इसलिए मलमूत्र की निकासी करके सीवेज लाइन दी। बच्चों के लिए कॉलेज नहीं था, वहां पर डॉक्टर बेनीजीर कॉलेज था, उसका नाम बदला मैंने, बेनीजीर कॉलेज को उठाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम कर दिया। अब बेनीजीर कौन थी मैं पूछता हूं, बताओ कौन थी, तो किसी ने बताया नहीं, तो मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया, उसमें क्या बुरी बात है। उसको बताते कि ये बेनीजीर हमारी खाला थी, हमारी आला थी, कौन थी वो बताते, तो मैं उसको नहीं रोक करता, नहीं थे बताया तो मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। वहां इतने बड़े शहर में 24 घंटे लाइट नहीं थी, उसको 24 घंटे लाइट का लेने मैंने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय खोल दिया। वहां एसडीएम कार्यालय नहीं था, मैंने कुलार में एसडीएम कार्यालय खोल दिया। अब कुलार में 5-5 पुल बना दिए हमने, चारों तरफ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नीलबढ़ रोड बना रहे हैं, नीलबढ़ रोड भी 4 लेन बन रहा है। हम बैरागढ़ में जो है एलिवेटेड कॉरिडोर लेके जा रहे हैं, 233 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृति किए, मुख्यमंत्री जी का उसने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने तब वो स्वीकृति हुई, और इसलिए वहां भी हम कर रहे हैं, वहां भी। तो शहर में चारों तरफ, क्योंकि अगर हुजूर में विकास होगा तो भोपाल में विकास होगा, ये ध्यान रखिए। क्यों? भोपाल 7 जगह से प्रवेश जब भोपाल में लोग करते हैं तो वो 7 द्वार हुजूर में है। तो जब शहर में कोई आए तो वो ऐसा ना आए रोते हुए, अरे सड़कें खराब है, अरे झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, मलमूत्र बह रहा है। जब प्रवेश शहर के अंदर राजा भोज की नगरी में कोई करे तो उसको लगे कि नहीं ये सुंदर शहर है, ये झीलों का शहर है, ये भोज के संस्कारों का शहर है, ये हिंदुत्व का शहर है। आप विकास की बात कर रहे हैं और आपने काफी अपने क्षेत्र का विकास को बताया, जो कि सत्य भी है, उसकी तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। वो कौन लोग हैं जो आपको चंदा मामा की तरह टैग करते हैं? नहीं, जिनको जो करना करें, जिनको जो करना करें। सोनिया गांधी 10-10 पे हिसाब दे कितना पैसा कहां से आया, जो इनकम टैक्स छापे में जिसकी जानकारी ली जा रही। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने कहा एक भी बताओ। और धर्म कर्म में अगर कोई किसी का साथ देता है तो वो उसकी अपनी आस्था है ना, उसकी अपनी आस्था है, वो अपनी आस्था से बताए। नहीं तो एक नाम बताओ किससे लिया। और इसलिए केवल हिंदू धर्म का कोई काम ना हो, बड़ी कावड़ सेवा करने निकले, बड़ी भागवत कथा। भोपाल के इतिहास में पहली भागवत कथा हुई जिसने लाल परेड 7 दिन खचाखच भरा, चौतरफा मुसलमान आबादी के बीच में होने के बाद भी सड़कों पर लोग बैठे, वहां भव्य और विशाल कथा हुई बंजारी दशहरा मैदान में। तो ये जो कथा है और भागवतों का आयोजन है, इसमें कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति जगती है, और धर्म संस्कृति जगती है तो असुरी लोगों को पेट में दर्द होता है। तो वो असुरी लोग ना राम के हुए, ना कृष्ण के हुए, ना महावीर के हुए, ना गौतम बुद्ध के हुए, ना गुरु नानक के हुए। गुरु नानक जब एक जगह से निकल रहे थे तो वो एक गांव वालों ने मिलकर उन पर पथराव कर दिया, तो उन्हें गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप यहीं बसो। और एक जगह लोगों ने उनका फूलों से स्वागत कर दिया, तो गुरु नानक जी ने कहा कि आप उजड़ जाओ। तो लोग बड़े नाराज हुए कि महाराज आपने तो हमको
जिनने पत्थर मारा उनको कहा कि यहीं बसो, और जिनने फूलों से स्वागत किया उनने कहा उजड़ जाओ। तो बोले मैंने इसलिए किया कि तुम जब और जगह जाओगे और तुम्हारे बीच में कोई साधु संत आएगा तो कम से कम वो फूलों का स्वागत तो मिलेगा, पत्थर तो नहीं मिलेंगे। एक ही गांव में पत्थर वाले होते, तो पापी अगर एक जगह एक दल में इकट्ठे हो गए तो अच्छा है, वो दल कांग्रेस मुबारक हो, क्योंकि उन्हें धर्म कर्म से एलर्जी होती है, उन्हें धर्म कर्म नहीं। हाँ, उनको रोजा अफ्तारी कराने में मजा आता है, मैं नहीं कराता। अब रोजा अफ्तारी नहीं कराता तो तुम्हारे पेट में दर्द है, रोता तो होने दो, मेरी क्या है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राम का था, राम का हूं, राम का रहूंगा। और राम क्या है? परित सरस धर्म नहीं जाना, परित सरस, परित सरस, दूसरों के हित धर्म है, दूसरों का हित में ही सब कुछ है। परित करो, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, यही राम है, यही भावना है भारत के धर्म की, यही सनातन धर्म की प्रवृत्ति है। और इस परित सरस जो धर्म है उसको दुनिया तक ले जा। अब वो धर्म नाम से ही लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, धर्म होगा तो बीजेपी को लाभ होगा। अब क्या झगमरा के मंदिर क्यों जा रहे हो? अगर पैदा होते से ही तिलक लगाए होते और जनेऊ पहने होते तो कोट पे पहनने की जरूरत क्यों पड़ती? और अभी भी मुसीबत ये हो रही है कि कभी मजार वाले खींच लेते तो उधर आ जाते, कभी चर्च वाले खींच लेते उधर आ जाते, तो कहां जाओगे? क्यों भटक रहे हो? ये भारत की राजनीति ने तय कर दिया कि एक जमाने में कांग्रेस की राजनीति इस पहुंच गई थी कि मंदिर नहीं जा सकता था निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मंदिर वोट मांगने जाने के पहले मंदिर नहीं जा सकता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति इस मुकाम पर पहुंच गई कि मंदिर तोड़ने वाले भी मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, और बेटियों के साथ छेड़खानी कराने वाले भी रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। तो ये जो मोदी जी ने किया है यही हिंदुत्व है, क्योंकि अब हिंदू विरोधी भी शरणागत हो गए, किसके? भगवान के। और परमात्मा ने कहा है कि जो शरणागत आ गया उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर वो शरणागत अपने व्यवहार को बुद्धि को नहीं सुधारेगा और वो मामा मृक्ष बन के अगर सीता का अपहरण में सहयोग करेगा तो राम उसका भी परिणाम देगा। रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी बीच में आपके काफ़ी नज़दीक आ गए थे, आपके बंगले भी पहुंचने वाले थे, उसके बाद आपकी कभी चर्चा हुई? क्योंकि जो संवाद हुआ था उस दौरान। नहीं, अब वो संवाद, जो संवाद है वो रहेगा, उसमें चर्चा की क्या जरूरत है? बाद में कभी मुलाकात हुई? नहीं, खूब राम राम होती, आमने सामने मिलते हैं, राम राम राजा, और क्या है। अभी भी मिले थे जिला पंचायत के चुनाव में, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। हम एक बहन को ले जा रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष, वो कह रहे थे नहीं इसको अध्यक्ष मत बनने दो, इसको हटाओ। अभी भी हुई थी, उसमें क्या दिग्विजय सिंह जी पाप करें और हम उनका स्वागत करें? नहीं होगा ना। दिग्विजय सिंह जी उसी जमीन को तो रोक रहे थे जहां शिवराज जी ने अभी हाल ही में भूमि पूजन करके कहा कि गरीबों को यहां पर मकान दिया जाएगा, गरीबों को प्लाट दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह चाह रहे थे कि इसरार को मिले, शिवराज जी चाह रहे थे कि हर गरीब को मिले। तो ये दिग्विजय इसी के लिए वो आ रहे थे रामधुन, तो रामधुन तो उनसे हुई नहीं। तो हमने कहा रामधुन करोगे तो हलवा पूड़ी खाओगे, रामधुन नहीं करोगे तो फिर धुन है। आपकी पार्टी ने धारा 370 हटाई, 35A हटाई, धर्म स्वातंत्र विधेयक भी लाए हैं। क्या लगता है कि कुछ और भी ऐसे कानूनों की जरूरत है? जो रामेश्वर शर्मा, जो एक बजरंग दल के संयोजक रह चुके हैं, जो हिंदुत्ववादी की छवि रखते हैं, जो लगातार कट्टर हिंदुत्व को लेकर प्रखर भी रहे हैं, रामेश्वर शर्मा बतौर व्यक्ति क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में देश और आपकी सरकार जहाँ केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ऐसे कौन से कानून लाने चाहिए जो आपकी इच्छा में हो? देखिए, रामेश्वर शर्मा के चाहने से नहीं, हिंदुस्तान की जो इस समय सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों को ये भरोसा करना चाहिए, और ये भरोसा है कि 47 से लेकर आज दिनांक तक पहला ऐसा नेता मिला है कि जिसने कहा कि मेरी 56 इंची सीना है। तो देश ने भी ये स्वीकार किया कि 56 इंची सीना है, और विदेश ने भी स्वीकार किया कि 56 इंची सीना है, इसको मत छेड़ो। और इसमें देखा होगा कि यूक्रेन में जब हमारे बच्चे फंसे, बेटा बेटी जो पढ़ने गए थे, और रूस के हमले के गोलियां और बमबाजी हो रही थी, उस समय भारत के माँ बाप अपने बेटा बेटियों को लेकर दुखी और विचलित थे। पर उस समय जो भारत की सरकार ने कहा कि दोनों देखो, गोलियां चलाओ, बम फेंको, हमें आपत्ति नहीं है, पर भारत के नागरिक को अगर हताहत भी हुआ तो ठीक नहीं है। और इसलिए सबने अपनी अपनी सीमाएं बदली, सबने अपनी अपनी दिशाएं बदली, तोपों ने दिशाएं बदली, गोलों ने दिशाएं बदली, और देश का तिरंगा लेकर भारत के बेटा बेटी सकुशल
भारत निकल आए। और तो और जो हमको पानी पी पी के पाकिस्तान बांग्लादेश गाली देता था, उनके बेटा बेटी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया, बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाया, उनने भी भारत का तिरंगा लिया और वो भारत की तिरंगे की छाया में बच के आए। तो ये 56 इंची सीना का हमें गौरव प्राप्त है कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया है जो सिंह की तरह गरजता है और देश के स्वाभिमान के लिए लड़ता है और चट्टान की तरह खड़े हो जाता है कि नहीं, ये देश झुकने नहीं दूंगा। हिमालय की चोटी से ये तिरंगा फहराया है, इस तिरंगे को कभी नहीं झुकने दूंगा। ये स्वाभिमान नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और ये मोदी जी वो हर सपना पूरा करेंगे जो सपना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो सपना मदन मोहन मालवीय जी का था, जो सपना पूज्य बापू जी का था, वो सारे सपने भारत में पूर्ण होंगे। नेताजी के सपने भी पूर्ण होंगे और तो और लाहौर को भी एक दिन हिंदुस्तान में मिलाकर भगत सिंह को भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये भी सपना पूरा होगा। इसलिए देश मोदी जी के साथ है और देश मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी निरंतर नायक की भूमिका में नहीं, नेता विधायक सांसद की भूमिका में नहीं, सेवक की भूमिका में। भारत में पहला प्रधानमंत्री है ना जिसने सफाई कामगारों के पैर धोए, इसके पहले किसी ने ऐसा किया? तो यह समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री का दिल कितना बड़ा है और भारत का प्रधानमंत्री आम जन को अपने परिवार के कितने नजदीक मानता है। बाकी तो ये सब खिलौने हैं जो राजनीति की छत्र छाया पर बैठकर पल रहे थे, फल फूल रहे थे और हिंदुस्तान के खून चूस रहे थे। एक नेता आया है जो अपना सर्वस्व देश पर लगा रहा है, जीने मरने के तमन्ना किए बिना हिंदुस्तान परम वैभव पर कैसे पहुंचे, इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लगे। इसलिए हमारे दिमाग में फालतू के सपने सजोने की जरूरत नहीं है। मोदी जी हैं, मुल्क सुरक्षित है, सेना सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल और मैं लूंगा। चलिए, देश के लिए नहीं, भोपाल में भी कई ऐसी आवाजें बीच बीच में उठती रही कि भोपाल के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या आपको लगता है कि भोपाल की कई ऐसी धरोहर हैं जिसे अभी भी सही तरह से लोग पहचान नहीं पाए, उसके इतिहास को नहीं पहचान पाए? निश्चित रूप से कुछ लोगों को लगता है कि नवाब का भोपाल है। नहीं, मैंने कहा ना कि रानी कमलापति का जब इतिहास बात करेंगे तो रानी कमलापति का, राजा भोज, अब राजा भोज ने बीच शहर के अंदर एक विशाल तालाब बना दिया, जो तालाब आज दिनांक तक ना फूटा ना लीकेज हुआ। तो इसलिए भोज के जल संसाधन के केंद्रों को भी तो परखा जाएगा। तो भोज ने भोपाल को कैसे गढ़ा? इतना विशाल शिवालय भोजपुर में जाकर कैसे बना? तो ये गुफा में बाबा शंकर गुफा मंदिर में जाकर कैसे विराजे? तो भोपाल का जो इतिहास है इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको पढ़ाया जाना चाहिए। हमको लगता है बस दो नवाब आए, दो बेगमें आई, उनने शहर को खूब सजाया बजाया। अरे कुछ नहीं, पूरे शहर की चारों तरफ पांच जिले बर्बाद कर दिए। सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, इनका सारा माल मटेरियल खा के निकल लिए। अगर वो नवाब इतने ही अच्छे होते तो हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए पहले दिन दस्तखत नहीं करते। ये दस्तखत तो सरदार वल्लभ भाई के डंडे ने कराए ना। तभी तो हम कहते राहुल गांधी से, काहे की दौड़ यात्रा कर रहे हो यार, क्या यात्रा? सरदार वल्लभ भाई की पटेल की प्रतिमा पर जाकर माथा टेको और माफी मांगो कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। अगर उसी दिन आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो पापी पाकिस्तान नहीं होता, पूरा देश हिंदुस्तान होता। वहां जाके माफी मांगो और निकालना है तो यात्रा लाहौर जाओ, वहां से यात्रा निकालो। ये तो जुड़ा हुआ भारत है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको जोड़ के दे गए हैं भाई। ये कहां टूटा है? और थोड़ा बहुत टूटा है तो तुम्हारे पुरखों के कारण टूटा है। जब जब तुम प्रधानमंत्री रहे 3 बीघा जमीन तुमने बांग्लादेश को दे दी, कुछ हिस्सा तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे मानसरोवर जैसा तीर्थ स्थल, तिब्बत जैसा तीर्थ स्थल चाइना को दे दिया। आपके ही लोगों ने तो दिया ना। तो इसलिए जहां टूटा है वहां से भारत जोड़ो। यहां तो भारत जुड़ा हुआ है और वंदे मातरम गा रहा है, जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भारत के शहीदों को याद कर रहा है, पुष्पांजलि कर रहा है, तिरंगा हाथ में लेकर। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब देश में आह्वान किया घर घर तिरंगा, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें तिरंगा। कई लोगों ने तो नहीं लगाया तो पड़ोसी पूछता था क्यों भाई कौन से देश के, तो उनको भी लगाना पड़ा। घर घर तिरंगा लगा कि नहीं लगा? तो ये देश का स्वाभिमान ही तो जगह ना। हमने भाजपा झंडा लगाने की बात तो नहीं की मोदी जी। मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा, देश की जो है स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम, देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम आजाद हैं। वो हुआ। कोरोना आया, आज चाइना रो रहा है,
पूरा विश्व रो रहा था। अगर मोदी जी नहीं तो 8 महीने में वैक्सीन दी ना, तो मोदी जी की वैक्सीन को लेकर मत लगवाओ, भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। कई लोगों ने तो यहां तक फैला दिया था मुसलमानों में कि नपुंसक हो जाओगे। ये भी शब्द हमने सुने और प्रचारित किए। लेकिन वही वैक्सीन वैज्ञानिकों ने तैयार की। कांग्रेस को गर्व होना चाहिए, कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार की, पर मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्काल डिसीजन लिया। जो काम 30 साल में नहीं होता था वो 8 महीने के अंदर कर दिया और भारत के नागरिकों को जीने के लिए एक जो है साकार बूटी दे दी। और वो केवल भारत में नहीं लगी, अनेक विदेशों में भी लगी, उनने भी मांगा। तो ये जो बातें हैं, ये बात जब सत्य स्वीकार करते नहीं, सत्य स्वीकार हो जाए तो फिर ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसलिए मोदी जी के नाम पर हम लोगों को गाली दिए जाओ, भैया गाली दे रहे हो दे दो, कब तक देते रहोगे। पर हम जय श्री राम बोलना बंद नहीं करेंगे, हम राम का काम बंद नहीं करेंगे, हम बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का भव्य और दिव्य दर्शन करना रोकना नहीं रोकेंगे। महाकाल का दिव्य लोग और बनाएंगे, अब तो देवी लोग भी बनाएंगे, और भी जितने लोग बनना चाहिए सब बनाएंगे। जो जरूरत है देश के बेटा बेटियों को बताने की कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे जगत पिता ये है, इनको, इनके शरणों में जाओ, इनको पढ़ो, इनसे सीखो और अपने माँ बाप के साथ देश और समाज की सेवा करो, सबका सम्मान करो। क्योंकि भारत का धर्म भी ऐसा है जो सबका सम्मान करता है। चींटियों को चुन डालने जाते हैं, वो कोई वोट देती हैं हमको? अभी गर्मी में चिड़ियों को पानी देंगे, वो क्या मतदान करने आएंगे हमारी बीजेपी के पक्ष में? पर ये क्या है, यही भारत है कि भारत कोई भी जीव जंतु तक को मरने नहीं देना चाहता है, सांप तक को भी संभाल कर रखता है भारत। तो हमारी कई सपोलों से प्रार्थना है कि तुम भी सुधर जाओ। जब सांप को भी भारत संभाल के रखना चाहता है तो तुम भी तो सुधर जाओ। भारत तुमको परेशान नहीं करना चाहता, भारत सबको सम्मान देना चाहता है, पर भारत के साथ गद्दारी मत करो। राष्ट्र के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं साहब, हमारी आपकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लड़ेंगे मरेंगे, हमारे खिलाफ धरना करो, हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे, पर भारत जैसे टुकड़े होंगे शब्द बोलना ये अपराध है। इस अपराध की 100 बार माफी भी कम है। ये अपराध नहीं करने दिया जाएगा किसी को। इसलिए सब माता बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आने वाले बेटा बेटियों को समझाओ और ये बताओ कि ये देश हिंदुस्तान है। तेरी लड़ाई रामेश्वर शर्मा से हो सकती है, हम पर फतरा फेंको, पर देश को गाली दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया। रामेश्वर जी, बहुत ही ब्रीफ में आपने क्षेत्र, हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आप अब और क्या कुछ करना चाहते हैं? अब लगभग 8-9 महीने का समय बचा है, 2023 ये चुनावी वर्ष है, क्या वो एक सी चीज़ें बाकी बची हैं जो आप करना चाहेंगे विकास के क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो हमने मोटे तौर पर 237 गाँव के लिए हमने पेयजल की स्कीम फाइनल कर दी है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत सहयोग दिया है। हर गाँव को 2024 तक हर घर को नल दे देंगे, पीने का पानी को उपलब्ध करा देंगे। एक है हमारे कैरवा जलाशय से, एक घोड़ा पचाड़ से और एक हलाली डैम से, वहाँ से पानी प्रत्येक गांव में पहुंचेगा। कुलार को हमने पानी दे ही चुके हैं। पेयजल स्कीम हमारी लगभग पूर्ण हो गई है, इस पर हम काम कर रहे हैं, कई जगह दे चुके। स्कूल कॉलेज हम लगातार बनवा रहे हैं। जिन गाँव में आज सिंगल लेन सड़कें हैं, आने वाले 5 सालों में हम 2 लेन सड़कें करा देंगे। गाँव के बेटा बेटी शहर से जुड़े हैं, शहर में पढ़ने आए, उनके लिए नगर निगम की जो है लाल बसें हमने चलवा दी हैं और जगह जगह हम चलाने के लिए तैयार हैं। मैंने कुलार के बारे में आपको पहले से बता ही दिया है। तो कुल मिलाकर आने वाला जो हमारा 5 साल का प्लान है, 2028 का जो हमारा प्लान है, 2028 तक हम हुजूर को समस्या मुक्त कर देंगे और हुजूर का भोपाल और प्रदेश के विकास में, इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान होगा। हम डेवलपमेंट उस आधार पर प्लान कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किसान का भी डेवलपमेंट हो, गरीब का भी डेवलपमेंट हो, आम नागरिक का भी डेवलपमेंट हो, व्यापारी का भी डेवलपमेंट हो, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी भी इस डेवलपमेंट से खत्म हो और उनके हाथ में, नौजवानों के हाथ में काम आए। ये 5 साल में हमें प्लान करके प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी, हमसे चर्चा करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। पब्लिक फर्स्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी धन्यवाद देता हूं आपको और पब्लिक फर्स्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामेश्वर शर्मा भोपाल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार, और आपने देखा हो किस आक्रामक शैली से उन्होंने तमाम हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब दिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ पर लगातार जारी है। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन
और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।